गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी का अपना यूट्यूब परिवार आदित्य साइंस कंसेप्ट पर स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपके सामने हमने पुनः 6 नंबर्स का एक प्रश्न लेकर आया है। अगर इसकी बात की जाए तो ये पुनः आपके लिए हमने 6 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर आया है। ये प्रश्न पूछे जाने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए आपके सामने हमने पुनः एक सिद्ध करने वाला फॉर्मूला लेकर आया है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि हमने अवतल दर्पण से ही संबंधित एक प्रश्न लाया था। अवतल दर्पण से ही संबंधित एक प्रश्न लाया था। उसमें क्या था कि अवतल दर्पण से आपको सिद्ध करना था कि 1/f इक्वल होता है 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला हमें सिद्ध करके दिखाना था, तो ये हमने अच्छे ढंग से आपको समझाया और आपने समझा था। तो आज उसी तरीका से आज पुनः हम लेकर आए हैं अवतल दर्पण से संबंधित सिद्ध करने के लिए कि r इक्वल क्या होना चाहिए 2f, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है ये अवतल दर्पण वाले पूरा थ्योरी आप देखे होंगे और आप अच्छे ढंग से इसको याद भी कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं मेरे भाई तो आप जाकर अच्छे ढंग से पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। जब तक आप पूरी तरीका से कंप्लीट नहीं रहेंगे, एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर नहीं है, आप सोच रहे हैं कि रैंडमली हम जाकर एग्जाम के एक दिन पहले रट कर एग्जाम दे लेंगे और पास कर जाएंगे, तो पास करना तो अलग बात है, लेकिन आपको अच्छे मार्क्स लाने से मतलब नहीं है। अच्छे मार्क्स लाएंगे तभी आपको बेहतर कॉलेज भी, बेहतर स्कूल भी आपको मिलेगा एडमिशन के लिए। अगर आप अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, अच्छे ढंग से आप स्कोर नहीं कर पाइएगा, तो आप समझिए फिर वही जैसा तैसा स्कूल मिलेगा। फिर आपकी जो शिक्षा व्यवस्था आप बना के रखे हो उस तरीका से बहुत ही गंभीर समस्या होगा। तो चलिए, बातें तो बहुत है, ठीक है, बातें धीरे धीरे होते रहेगा। तो आज के हम लोग क्लास में जानेंगे कि अवतल दर्पण में सिद्ध करना है किसको, तो r इक्वल टू एफ। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमने एक दर्पण बनाना है, ठीक है। और कौन सी दर्पण बनानी है, तो हमें अवतल दर्पण बनाना है। हमने कईयों बार बताया है कि जब भी हम दर्पण बनाते हैं तो उसके राइट साइड में ही पेंट करते हैं। तो हमने इस दर्पण के राइट साइड में पेंट कर दिया। इस दर्पण के राइट साइड में हमने क्या किया, एक पेंट कर दिया। जैसे ही हमने पेंट किया तो ये कांच से क्या बन गया, दर्पण बन गया। अब इस दर्पण के लिए हमें क्या चाहिए, एक मुख्य अक्ष चाहिए। तो हम मुख्य अक्ष बना लेते हैं, एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा मुख्य अक्ष। यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर कर लेते हैं। रेड शायद आपको ना दिखे, चलिए व्हाइट कलर ही रख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। अब थोड़ा सा मुख्य अक्ष को हम नीचे ला लेते हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है। मुख्य अक्ष और आपके जो दर्पण होता है, दर्पण का कटान बिंदु क्या कहलाता है, तो आप कहोगे कि पोल कहलाता है। कईयों बार हमने बताया कि इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, पोल नाम देते हैं। यहाँ पर हमने अनंत माना है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सेंटर है। यहाँ पर क्या हम मान लेते हैं कि सेंटर है। तो इसके फोकस भी कहीं ना कहीं होगा, इसके फोकस भी कहीं ना कहीं होगा। ये हमने मान लिया फोकस एफ है, ठीक है। अब हम करते क्या हैं कि सबसे पहले हम लोग एक किरण गुजारते हैं। किरण कहाँ गुजारेंगे, तो आप किरण गुजारोगे अपने दर्पण पर। अपने दर्पण पर आप किरण एक गुजारेंगे। तो जैसे ही हमने एक दर्पण पर किरण गुजारा, ठीक है, और ये दर्पण जो है आपका मुख्य अक्ष के समानांतर है। मुख्य अक्ष के क्या है, समानांतर है। ये सारी बातें आपको लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको हर बात लिखना होगा कि हमारा मुख्य अक्ष सीपी है, ठीक है, जहाँ पॉइंट सी है वक्रता केंद्र है, पॉइंट एफ जो है फोकल लेंथ की दूरी है पी से। ये सारे तमाम बातों को आपको लिखने होंगे। अब जैसे ही आपको बताया गया है कि जब कोई किरण
मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने से वो फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? तो आप कहेंगे कि फोकस से होकर गुजर जाती है, तो हमने फोकस से होकर इसे गुजारा। हमने फोकस से होकर गुजारा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर गुजारा तो आप देख रहे हैं कि हम इसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण क्या कर लेते हैं? तो इसका नाम हम कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम बी। हमने पॉइंट माना। जैसे ही दर्पण से टकराया तो आपको पता है कि दर्पण से टकराने पर परावर्तन की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? परावर्तन की क्रिया होगी। तो आप परावर्तन की क्रिया पढ़े हैं कि जब किसी समतल दर्पण पर, ठीक है, कोई किरण आपतित होती है। किरण क्या होती है? आपतित होती है। तो आपतित होने पर ये क्या होती है? दर्पण से टकराकर परावर्तित हो जाती है। दर्पण से टकराकर क्या हो जाता है? परावर्तित होता है। तो जिस एंगल पर ये आता है उसी एंगल पर ये क्या हो जाता है? लौट जाता है। उसी एंगल के साथ क्या होता है? लौट जाता है। यहाँ हमें क्या करते हैं? अभिलंब गुजारते हैं। यहाँ हम आपतन बिंदु के पास एक क्या करते हैं? अभिलंब, एक नॉर्मल डालते हैं। तो नॉर्मल डालने पर होता क्या है कि ये वाला पॉइंट आई इंसिडेंट रे, ये इक्वल हो जाता है रिफ्लेक्टेड रे के बराबर, ठीक है। यानी एंगल आई जो है किसके बराबर हो जाता है? एंगल आर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पर हम एक सेंटर से पॉइंट बी को मिला लेते हैं। सेंटर से पॉइंट बी को हमने मिलाया। ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे कि हमने सेंटर से पॉइंट बी को मिलाया। सेंटर से पॉइंट बी को हमने क्या किया? मिलाया, ठीक है। इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको ये सारी बातें आपको समझ में आते रहें। इस सेंटर से हमने पॉइंट बी को मिलाया। तो जैसे ही हम यहाँ पर मिला दिए पॉइंट बी को सेंटर से, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट बी जो है टकराया किससे? पॉइंट बी टकराया, दर्पण से फोकस से गुजर गया। तो यहाँ कुछ ना कुछ आपके एंगल बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे। कुछ ना कुछ एंगल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। एंगल यहाँ पर बनता हुआ आपको क्या दिखा रहा है कि ये वाला एंगल जो है इंसिडेंट रे है, यानी कि एंगल आई है। तो हमने इसको नाम दिया एंगल आई, ठीक है। अब ये एंगल आई है तो यहाँ से परावर्तित होकर गुजरा है, तो परावर्तन कोण भी होगा। तो इसका हमने नाम दिया एंगल आर, इसका नाम दिया एंगल आर। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे इन सारी चीजों को, आप लिखेंगे क्या कि एक एम और एन, एम और एन एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष सीपी है। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण एबी को दर्पण से टकराया गया और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजरा है। हमने पॉइंट बी को पॉइंट सी से यानी केंद्र से मिलाया। तो परावर्तन कोण के अनुसार, किसके अनुसार? तो आप कहेंगे परावर्तन कोण के अनुसार होगा क्या? आपको यहाँ पर दो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे होंगे। एक ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल ए, ठीक है, बी और सी। एंगल बी जो है किसके बराबर हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि बराबर हो जाएगा एंगल सी बी एफ के। सी बी एफ के बराबर होगा। क्या आपको ये बातें समझ में आया या नहीं आया? पहले हमें ये बता दीजिए। हमने कहा कि अगर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है तो ए बी सी बराबर हो जाएगा सी बी एफ के। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें इतनी बात पता चला कि एंगल बी जो है वो बराबर हो गया किसके? एंगल, एंगल आप किसको कहोगे? एंगल बी के बराबर हो गया, ठीक है। किसके वजह से? तो आप कहेंगे कि परावर्तन कोण के वजह से, परावर्तन के नियम से। किसके वजह से? परावर्तन के नियम से ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही ये बराबर हुआ तो हमने तो बराबर ऊपर ही लिख दिया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर होगा क्या कि ए बी जो होगा, ठीक है, ए बी पैरेलल हो गया किसके? तो आप कहेंगे मुख्य अक्ष के, सीपी के पैरेलल है। ए बी जो है वो किसके पैरेलल है? सीपी के पैरेलल है। अब यहाँ से आप देखिए, आपको मैथ में आप एक थ्योरी पढ़े होंगे कि जैसे दो कोई पैरेलल लाइन है, यदि कोई दो पैरेलल लाइन है और एक उसको ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रहा है, ठीक है, यानी एक तिर्यक रेखा अगर उसको काट रही है,
तो यहाँ पर ये क्या होता है कि ये वाला एंगल, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण कहते हैं कि ये हमारा क्या है, एकांतर कोण है। बोलिए, बात क्लियर हुआ। अगर ऐसा आप पढ़े हैं तो यहाँ से हमें बता दीजिए कि आपका ये ए बी पैरेलल है और सी पी भी पैरेलल है। ये अगर दोनों पैरेलल लाइन है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल आई जो है, ये एंगल बी जो है, यानी यहाँ से अगर हम कहें तो यहाँ से आप देखिए कि ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आई होगा या नहीं होगा। इतनी बात हमें बताइए, इतनी बात हमें बताइए, क्या ये दोनों बातें सही है या नहीं है। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सर ये बातें सही है कि ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। किससे होगा, एकांतर कोण से। अगर एकांतर कोण से हुआ है, एकांतर कोण से, ठीक है, एकांतर कोण के नियम से, तो आप कहोगे कि एंगल ए बी सी बराबर हो गया किसके, तो आप कहेंगे एंगल बी सी एफ के। किसके बराबर हो गया, एंगल बी सी एफ के बराबर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही एंगल बी, एंगल बी, एंगल सी, ये दोनों बराबर हुआ तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये देखिए, अब हम कह सकते हैं कि अब पुनः, ठीक है, पुनः ट्रायंगल, आप कौन सा कहो, ट्रायंगल आप कहेंगे सी, सी, ये रहा हमारा एंगल बी और ये रहा ट्रायंगल ये। इस वाले ट्रायंगल में आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ ट्रायंगल कौन सा है, तो आप कहेंगे सी एफ बी। ट्रायंगल सी एफ बी में जैसे ही ट्रायंगल सी एफ बी हमें दिखाई दिया तो हम कह रहे हैं कि एंगल आई जो होगा, यानी एंगल सी जो होगा, पहले तो हम इसको लिख देते हैं कि एंगल सी जो है, एंगल सी जो है वो बराबर है किसके, तो आप कहेंगे कि एंगल, या पूरा पूरा हम लिखते हैं ताकि आपको और भी बेहतर ढंग से समझ में आए, एंगल बी सी एफ, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, तो एंगल आप कहेंगे एफ बी सी के, एफ बी सी के। ऐसा होगा या नहीं होगा, पहले तो हमें ये बताइए कि हमने कहा कि एंगल सी जो है, यहाँ से एंगल सी जो है वो बराबर हो गया किसके, एंगल बी के बराबर हो गया। एंगल सी जो है एंगल बी के बराबर हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है। कौन कहता है, परावर्तन के नियम कहता है। तो परावर्तन के नियम से अगर सी और बी बराबर हो गया तो यहाँ से हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी सी एफ एक कैसा ट्रायंगल है, तो आप कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, होगा या नहीं होगा, बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें, क्या आपको कोई समस्या है इसमें। यहाँ तक हमने जो बताया, हमने कहा कि जब ये एंगल आई जो है, एंगल आई एंगल आर के बराबर है, तो ये एंगल आई जो है यहाँ पर आ गया एकांतर कोण से। अगर एकांतर कोण से ये एंगल आई हो गया तो एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली साइड, यानी सी एफ साइड, कौन सी साइड, सी एफ, ये वाली साइड, ठीक है, और इसके सामने का ये साइड है तो इसके सामने का ये साइड है। तो ये दोनों बराबर हो गया, तो दोनों बराबर होने का मतलब क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल, चलिए अब यहाँ पर हम मिटा रहे हैं, यहाँ पर आप मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इधर आपको आप नोट कर लिए होंगे। चल चल तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सी एफ जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, तो आप कहेंगे एफ बी के। किसके बराबर है, सी एफ जो है वो किसके बराबर हो गया, एफ बी के बराबर हो गया। अगर ये एफ बी के बराबर हुआ और ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो अब हम कहेंगे कि अतः अतः पॉइंट बी, अतः पॉइंट
बी लगभग लगभग करीब है, लगभग लगभग पॉइंट पॉइंट पी के नजदीक है, पी के नजदीक है, इसलिए इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए होगा क्या, तो आप कहोगे कि बी एफ जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यानी बी एफ जो हो जाएगा वो एफ पी के बराबर हो जाएगा, यानी एफ बी जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, तो आप कहेंगे कि एफ पी के बराबर हो गया। किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाए। क्यों, क्योंकि अगर ये बराबर है, ठीक है, अगर ये पॉइंट बी और पॉइंट पी जो है ये दोनों पास है, दोनों क्या है, पास है, इसका मतलब है कि ये वाले पॉइंट जो है ये खसक कर कहाँ आ गया, इस वाले पॉइंट पर, यानी बी भी अब कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया पॉइंट पी के पास। तो पॉइंट पी के पास जैसे ही पहुंचा तो एफ पी और एफ बी दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हमारा उत्तर आ गया, समझिए कैसे। अब थोड़ा-सा आप समझिए इस तरीका से, ठीक है? अब इसको हम रफ कर रहे हैं। अब इसको हम रफ कर रहे हैं, ठीक है? चल, इस पॉइंट को हमने नाम दिया था सी, ये हमारा आई था, ये हमारा आर था, ठीक है? ये भी हमारा आई था। अगर हम यहाँ से आपको कहें कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये वाली जो पॉइंट है, कौन-सी कलर हम ले लें? चलिए ये कलर ले लें, हाँ, ये कलर ले लेते हैं। देखिए, क्या आपको पता है कि ध्रुव से सेंटर के बीच की दूरी को हम आर बोलते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, कहाँ तक की, तो आप कहेंगे पॉइंट पी, यानी कि सी पी कितना है, तो आप कहेंगे कि आर के बराबर है। सी पी किसके बराबर है, आर के बराबर है, ठीक है। इसी तरीका से एफ पॉइंट एफ की अगर हम बात करें तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ की दूरी एफ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, एफ हो जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ पी जो होगा वो किसके बराबर हो गया, एफ के बराबर हो गया। एफ पी जो है वो एफ के बराबर हो गया। अब यहाँ से हमारी हर कहानी का समाधान निकल गया। चलिए देखिए, अब यहाँ से आप देखोगे तो क्या आप लिख सकते हो कि सीपी बराबर सीपी बराबर, क्या आप लिख सकते हैं सी एफ बराबर एफ पी, सी एफ बराबर सी एफ प्लस सी एफ प्लस, ठीक है, क्योंकि सी पी किसके बराबर होगा, ये सी एफ, अब प्लस क्या होगा, एफ पी, प्लस क्या होगा, एफ पी के बराबर हो गए। यहाँ तक कोई समस्या मेरे भाई, बोलिए नहीं है। चलिए, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं कि एफ पी जो है, ठीक है, आपने देखा कि सी पी जो है, ठीक है, वो बराबर होगा सी एफ को ऐसे ही छोड़ देते हैं। एफ पी, एफ पी अभी हमने कहा कि ये वाला जो दूरी है, ठीक है, एफ पी जो है वो किसके बराबर है, तो आप कह रहे हो कि सर वो एफ बी के बराबर है। किसके बराबर है, एफ बी के बराबर है। आप यहाँ देखो, यहाँ एफ बी क्या हो गया, ठीक है, सी एफ जो हो गया एफ बी के बराबर। तो यहाँ पर आप बताइए कि एफ बी जो है, एफ पी जो है वो किसके बराबर हो गया, एफ बी के बराबर हो गया। सी एफ जो है वो किसके बराबर हो गया, एफ बी के बराबर हो गया। होगा या नहीं होगा, होगा। अगर ये एफ बी के बराबर हो गया तो एफ बी किसके बराबर है, तो आप कहोगे कि सी एफ के बराबर है। एफ बी जो है वो किसके बराबर है, या आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, हम एफ के टर्म में चाहिए तो एफ वाला हम इसको इस टर्म में लाते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम सी एफ को चेंज करते हैं, हम सी एफ को चेंज करते हैं, एफ पी को हम छोड़ देते हैं, एफ पी, सी एफ बराबर हम क्या लिख दें, एफ बी लिख दें। सी एफ बराबर आप लिख सकते हो एफ बी, सी एफ बराबर हमने क्या लिखा, एफ बी। अच्छा, आप यहाँ से बता सकते हैं कि एफ बी जो है वो किसके बराबर है, एफ पी के बराबर है क्या, सी एफ बी जो है वो किसके बराबर है, एफ पी के। तो हम अब लिख सकते हैं कि एफ बी बराबर क्या हो गया, तो आप कहोगे कि एफ बी बराबर एफ पी हो गया। अब प्लस क्या हो गया, एफ पी हो गया। ये बराबर किसके है, तो आप कहेंगे सी पी के बराबर है। अब यहाँ से देखिए सी पी का मतलब क्या है, सी पी के जगह पर हम आर लिखेंगे,
चलिए थोड़ा सा और हम बढ़ जाते हैं एक स्टेप। Cp जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, तो आप कहेंगे 2FP के, 2FP के बराबर हो गया, 2FP के। तो यहाँ से हमने देखा कि Cp जो होगा, ठीक है, Cp जो होगा यानी Cp बराबर हम कह सकते हैं, Cp को हमने क्या माना है, तो आप देखिए Cp को हमने R माना था, तो यहाँ से हम Cp को क्या मान लेते हैं, Cp को हम क्या लिख लेते हैं, R लिख लेते हैं। Cp को हमने R लिखा, ठीक है, बराबर 2 हो गया। Fp को हमने क्या माना है, Fp, यहाँ देखिए Fp, इसको Fp बना लीजिएगा, Fb नहीं Fp, ठीक है। Fp जो है वो किसके बराबर हो गया, तो आप कहेंगे कि F के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, F के बराबर। तो यहाँ से R जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, तो आप कहेंगे कि 2F के बराबर हो गया। तो यहाँ से हमारी ये फॉर्मूला क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आप देखिए कि ये आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में भी, ये 2015 में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस वजह से हमने ढूंढ ढूंढ कर हम ला रहे हैं कि कौन से एग्जाम में कब कब इसकी महत्व रही है। आज पॉसिबिलिटी है कि ये भी आ सकता है, ठीक है, कि R बराबर 2F आपको सिद्ध करना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी वीडियो पसंद आएगा, आपको ये पढ़कर अच्छा लगेगा, और मुझे उम्मीद है 100% की संभावना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 90% की संभावना है कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपा हुआ दिख जाए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीक़ा से प्यार बनाए रखिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक का बटन भी दबा दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए नए कंटेंट के साथ, जो आपको नंबर बढ़ाने में सहायता करें। चलिए फिर मिलते हैं।